खारिज किया जाए पीएम मोदी का नामांकन पत्र, खारिज होने योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं तथा कई तथ्यों को उन्होंने छुपाया भी है, जिसे बताया जाना चाहिए, प्रकाश में लाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने छुपा रखा है। सभी के सामने है, हम ही नहीं कह रहे हैं, आप भी उसको देख सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार वे सारे तथ्य आम जनता के सामने ले जाने चाहिए, किंतु उन्होंने उन सभी तथ्यों को बताने के बजाय कोई भी जानकारी नहीं दिया है। ठाकुर मामले को ले जाएंगे कोर्ट में। नियम सभी के लिए बराबर है। छोटी सी त्रुटि पर भी जहां प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं, वहीं कई बड़ी बड़ी खामियों के बाद भी नरेंद्र मोदी जी का नामांकन पत्र वैध कर दिया जाएगा। युग पुरुष के नामांकन पत्र को अवैध कौन करेगा? किसकी मजाल है जो उस पर सवाल उठाएगा? जो सवाल उठाएगा उसका इलाज भी हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो सवाल उठाएंगे, अब उन्हें आधा पागल कहिए, कुछ मेरे जैसे लोग हैं सवाल उठाएंगे। अच्छे को अच्छा भी कहना है और गड़बड़ है तो गड़बड़ भी कहना है। चूंकि कई दिन तक लाइन में लगने के बाद भी पर्चा नहीं मिला, और उस तरह से जैसे लाइन में 5-5 घंटे लगाने के बाद भी, अरे हम देश के सम्मानित नागरिक हैं, हम सांसद होने जा रहे हैं और लाइन लगवाओगे? राशन का वितरण हो रहा है कि लाइन लगवा करके राशन दोगे? 5 किलो राशन, गरीबों को राशन। एक सम्मान है, उस आत्मसम्मान पर आघात पहुंचा, और हमने कहा कि हम भैया जनता के प्रत्याशी के रूप में काम करेंगे और उन चीज़ों को दिखाएंगे जिसे किसी ने दिखाया नहीं है। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। गंगा की हालत क्या हुई है हुजूर? हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि अगली बार भी आप आते हैं तो इस सच्चाई को आप भुलाइएगा मत। अब हम जनता के प्रत्याशी हैं, यानी भारत निर्वाचन आयोग के प्रत्याशी नहीं है। सैकड़ों लोगों को किसी न किसी तरह से हटा दिया गया, सब वापस हो गए हैं, कुछ अभी भी थोड़े बहुत लड़ रहे हैं, और आज अधिकांश के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अब जबरिया सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाया है। आज उनसे हमारी बातचीत भी हुई है और उनका वीडियो भी मैं आप तक सीधे सीधे भेज रहा हूं। अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा इस मामले में, आप उसे देखिए। आप उनका वीडियो देखेंगे, उससे जानने से पहले यह आपके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी के पास ना तो कोई गाड़ी है, यह जानिए, और कोई भी अपना बंगला और मकान नहीं है। उनके अकाउंट में, उनके पास अगर नकद कुछ है तो 52,920 रुपए। भारतीय स्टेट बैंक के 2 अकाउंट उनके पास हैं, दोनों अकाउंट के दो के खाता धारक हैं वह। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में एक शाखा है वाराणसी में और दूसरी है गुजरात के गांधीनगर में। समाचार पत्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे तो प्रमुखता से बताया, किंतु जो जानकारी देना चाहिए उस जानकारी को मीडिया ने नहीं बताया, छुपा लिया गया। उस पर किसी ने भी प्रकाश डालने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय और भारत निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण गाइडलाइन के खिलाफ है। पीएम द्वारा ऐसा किया जाना विधि विरुद्ध है और आपराधिक कृत्य भी है। घोर अनियमितता एवं जिस प्रकार का उन्होंने कृत्य किया है, हलफनामा यदि आप दे रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं, कूट रचना, फ्रॉड प्ले कर रहे हैं। कूट रचना तो नहीं है, लेकिन तथ्यों को उन्होंने छुपाया है। 14 मई मंगलवार को, यानी कल के दिन 11:58 पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय वाराणसी के कक्ष में जाकर 4 सेट में अपना पर्चा दाखिल किया। 4 सेट में। अब देखिए, पर्चे का कोई पैसा अलग से नहीं लगता है, लेकिन अलग अलग प्रस्तावक आपको चाहिए। प्रस्तावकों की कोई कमी नहीं है, किस लिए 4 सेट में किया? एक ही सेट में दाखिल किया जाए, फाइनल किया जाए, फाइनल गेम हो, लेकिन 4 सेट करने के मूल में क्या है? मूल में एक चीज़ ये हो सकता है कि अलग अलग प्रस्तावक होंगे, अलग अलग समाज से जुड़े हुए, जिनके फोटो और जिनके नाम आज प्रमुखता से समाचार पत्रों ने छापा है। तो एक तो यह है कि उस समाज का एक तरह से वह लोग देखेंगे कि देखिए हमारे समाज के लोगों को भी लेकर के पर्चा दाखिला। एक यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो भी हो, जिस पर आप
अपना विचार रखेंगे। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जबरिया सेवानिवृत्त किए गए IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पत्नी यशोदाबेन के संबंध में दी जाने वाली तमाम जानकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के विहित फार्म पर न देने से परहेज करने को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। उस कॉलम में नॉट नोन यानी ज्ञात नहीं है लिख दिया गया। हिंदू धर्म के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिणय उनके पिता, भाई, बंधु, सगे संबंधियों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज यानी सनातन मतावलंबी हैं ही उस अनुसार संपन्न हुआ। यशोदाबेन के साथ यशोदाबेन गुजरात में अध्यापिका थी। वर्तमान में वे गुजरात में ही रह रही हैं। सेवा में रहते हुए उन्होंने सरकारी वेतन प्राप्त किया और अब वह सरकारी पेंशन की धारक है। ऐसे में इन तथ्यों को छुपाना प्रत्येक दशा में भारत निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का घोर उल्लंघन है। यशोदाबेन अभी भी उनकी धर्मपत्नी है, उनसे कोई किसी प्रकार की छुट्टा छुट्टी नहीं हुई है, अभी भी वैधानिकता के आधार पर उनकी धर्मपत्नी है। इसलिए यह सारे तथ्य प्रकाश में लाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो छुपाया है उसके आधार पर आम लोगों का तो पर्चा तुरंत खारिज हो जाएगा, लेकिन खारिज करेगा कौन? अमिताभ ठाकुर क्या करें उसे सुनिए। उसके पहले यह सर्वार्थ सिद्ध योग था और पुष्य नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र जिसे कहते हैं, वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन, अनूठा योग, अभिजीत मुहूर्त, माँ गंगा का उत्पत्ति दिवस भी माना जाता है। यह उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर दर्शन पूजन किया। स्नान तो नहीं किया, स्नान करने लायक गंगा जी हैं भी नहीं, मैंने दिखाया भी है और हमने चुनौती भी दिया है कि अगर दम हो प्रधानमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी में तथा इनके मिनिस्टर में तो अस्सी और गंगा के संगम पर नहा लें। चलिए वहाँ नहीं नहा पाते हैं तो वरुणा और गंगा जी के संगम पर नहा लें, नहा के दिखाए ना, नहीं नहा पाएंगे, वहीं से खुजली होगी और फिर चिकित्सक के यहाँ जाना पड़ेगा बिना इलाज के, तो वह संभव नहीं है कि ठीक हो। अब फूलमाला चढ़ाया, जलयान में सवार होकर नमो घाट पर गए, पर्चा दाखिल किया। क्या बोल रहे हैं अमिताभ ठाकुर उसे सुनिए। और ठाकुर कह रहे हैं कि हम कोर्ट में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे आप उन्हीं से जानिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव व्यवस्था की बेहतरी करने के अनेकानेक प्रयास हुए हैं। इनमें कई प्रयास अत्यंत ही ईमानदारी पूर्वक किए गए और उनमें एक प्रयास यह भी था कि हमारे जो सांसद विधायक जिन्हें जनता चुन रही है उनके बारे में वो जाने। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक तो RTI एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वहाँ आम नागरिक हर क्षेत्र के बारे में यथासंभव जानकारी कर सकता है। और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा अलग से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डाली गई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार की एक धारा डाली गई, जिसमें यह कानूनी प्रावधान हुआ कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके बारे में आम नागरिक वोटरों को जानकारी मिले। यह उनका नैसर्गिक बुनियादी अधिकार है, राइट टू नो है। तो राइट टू नो के अंतर्गत यह सूचनाएं देने की बात हुई। इन्हीं सूचनाओं को देने के संबंध में समय समय पर तमाम निर्देश निर्गत होते रहे और जो प्रपत्र बने उस संबंध में परफॉर्मा, उनमें भी निरंतर सुधार होता रहा। पहले एक प्रारंभिक स्टेज की परफॉर्मा आई, फिर कुछ सुधार हुआ, फिर और सुधार हुआ। मौजूदा समय में जो शपथ पत्र चल रहा है, एक शपथ पत्र है, उसमें आपको हर बात अपने बारे में वैसी बात बतानी है जो जनता को जानने का अधिकार है। जो तथ्य जनता को जानने का अधिकार है उनमें एक प्रमुख तथ्य आपकी संपत्ति का है, यदि आप प्रत्याशी हैं तो। दूसरा प्रमुख तथ्य आपके आर्थिक कार्यों का है और तीसरा प्रमुख तथ्य आपके आपराधिक इतिहास का है। आप अपराधी तो नहीं हैं, किस किस्म के अपराधी हैं, आप पर क्या क्या मुकदमे हैं, यह मुकदमे कितने गंभीर या अगंभीर हैं, इन मुकदमों की क्या
वजूद है, इनके कारण आपके चरित्र को किस प्रकार आंका जाए। इसी प्रकार संपत्ति को लेकर आपने कोई गबन तो नहीं कर रखा है, सरकारी धन तो नहीं आपने कब्जा कर रखा है, कोई सरकारी धन के साथ गोलमाल तो नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार में तो आप लिप्त नहीं हैं। आपकी संपत्ति कितनी ज़्यादा बढ़ी या घटी, कितनी संपत्ति के मालिक हैं आप, यह संपत्ति किस प्रकार से आई, वगैरह वगैरह। इस प्रक्रिया में हर प्रत्याशी को अपने बारे में, अपने स्पाउस यानी पुरुष है तो पत्नी और महिला है तो पति, और अपने डिपेंडेंट्स अर्थात आश्रित के बारे में उनके समस्त संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन जैसा हमारे देश में कहा जाता है, शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। आप व्यक्ति दिखाएं, मैं देश का कानून किस तरह कार्य करना चाहता है, किस तरह कार्य करेगा, वह दिखाऊंगा। हर व्यक्ति के लिए एक कानून नहीं है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा, उसने अपने पत्नी या पति आश्रितों के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया, लिख दिया, तो उसका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। अधूरा पर्चा है, अधूरे पर्चे के आधार पे अपूर्ण जानकारी है, त्रुटिपूर्ण जानकारी है, पर्चा खारिज। लेकिन यदि बात महामानव की आएगी, यदि बात युग पुरुष की आएगी, तो नियम बदल जाएगा। कुछ यही स्थिति हम लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं उनके संबंध में उनके पर्चों में देखी है। हम सभी जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति के संबंध में पहली बार वर्ष 2014 में उनके लोकसभा चुनावों के शपथ पत्र में घोषणा आधिकारिक रूप से हुई थी कि उनका विवाह हुआ है, उनकी पत्नी का नाम उन्होंने अंकित किया था। लेकिन वर्ष 2014 और पुनः वर्ष 2019 में उन्होंने पत्नी के बारे में सारी जानकारियों में अंग्रेजी में चूँकि उन पर्चा भरते हैं, उन्होंने लिखा था नॉट नोन, अर्थात ज्ञात नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी क्या प्रोफेशन करती है वह भी ज्ञात नहीं लिखा था, जबकि हम और आप और पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका थी। पत्नी के आय का स्रोत क्या है वह लिखा था ज्ञात नहीं, जबकि हम सभी जानते हैं कि अगर वह रिटायर्ड शिक्षिका हैं तो उनके आय का प्राथमिक सोर्स पेंशन होगा और पूर्व में उनकी आय का स्रोत सरकारी जो उनको मिल रहा होगा धनराशि वह होगा। इन्होंने लिख दिया नॉट नोन, पैन नंबर नॉट नोन, संपत्ति नॉट नोन, वगैरह वगैरह। मैंने कुछ दिन पूर्व ही भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था आज़ाद अधिकार सेना की ओर से, और स्वयं जाकर एक प्रत्यावेदन बाई हैंड हमने दिया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में। हमने उसमें लिखा था कि यह नॉट नोन नहीं चलेगा, जैसे बंगाली में कहते हैं ई ना चोलबे, यह गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति यह कह दे कि अपने पति या पत्नी के बारे में नॉट नोन आप नहीं कैसे जानेंगे, आपका दायित्व है, आपको जानना है और आपको बताना है। हमने कहा था कि यह नॉट नोन अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी है, और यदि अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी जानबूझकर शपथ पत्र में दी जाती है तो पर्चा खारिज करने योग्य है। मैंने कहा था कि चूंकि निकट भविष्य में दोबारा उनके द्वारा वाराणसी से पर्चा भरा जा रहा है और यदि वहां पुनः नॉट नोन होता है तो कृपया इसको गंभीरता से लें और पर्चा खारिज करने पर विचार करें। और कल जो हमने उनका पर्चा देखा, जो एफिडेविट उनका आया वेबसाइट पे, उस पर पुनः उन्होंने वही बात की नॉट नोन, नॉट नोन, नॉट नोन, पत्नी का पैन कार्ड नॉट नोन, पत्नी के अकाउंट नंबर नॉट नोन, पत्नी का व्यवसाय तक नॉट नोन। पुनः वही बात कि पूरी दुनिया जान रही कि उनकी पत्नी शिक्षिका थी, वो नहीं जानते हैं, पैन कार्ड नहीं जानते हैं, आय का स्रोत नहीं जानते हैं। आज़ाद अधिकार सेना का यह मानना है कि यह स्पष्टतया भ्रामक, अनुचित और अपूर्ण जानकारी है, जानबूझकर दी गई त्रुटिपूर्ण जानकारी है। क्योंकि एक तो सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप जानेंगे कि आपकी पत्नी क्या
व्यवसाय करती हैं, उनका पैन कार्ड क्या है, या आपके पति क्या करते हैं, या आपके आश्रित क्या करते हैं। वह कॉलम इसीलिए बना है कि आप स्वप्रयास, मेहनत करके, मशक्क़त करके, भाग दौड़ करके, प्रयास करके इसको जानें और बतावें, सार्वजनिक करें। लेकिन एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी नॉट नोन लिख रहे हैं, और उनको तो वैसे भी इसीलिए भी परमिटेड नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पिछले न जाने कितने वर्षों से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति कह दें कि उन्हीं के प्रदेश में कार्य कर रही हैं, उनकी पत्नी के बारे में वो नहीं जानते कि क्या व्यवसाय है, जबकि वो सरकारी शिक्षिका थीं और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका पैन कार्ड नंबर नहीं जाने। अब देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी का पैन कार्ड नंबर नहीं मालूम कर सकते हैं, अपनी पत्नी का व्यवसाय नहीं, आय के स्रोत नहीं मालूम कर सकते, जब पूरे देश को चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और पूरी तरह भ्रामक जानकारी है। जानबूझकर दी गई स्पष्ट या भ्रामक जानकारी है, विधि का उल्लंघन है। शपथ पत्र की में जो उम्मीद है उसको सीधे सीधे दरकिनार करना है। आज़ाद अधिकार सेना ने इन्हीं तथ्यों को लिखकर कल पुनः पीठासीन अधिकारी जो वाराणसी के हैं उनको पत्र भेजा है, चुनाव आयोग को पत्र भेजा है, प्रेक्षक जो है वाराणसी लोकसभा के उनको भेजा है, और इस गलत जानकारी के आधार पर श्री नरेंद्र मोदी का पर्चा विधि विरुद्ध होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किए जाने की मांग की है। मैं नहीं जानता कि पीठासीन अधिकारी या ये संगठन के लोग या संस्था के लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारी समझ में, हमारी पार्टी की समझ में उनका पर्चा निश्चित रूप से खारिज होना चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया कानून यही कहता दिखता है। दोस्तों, आपने सुना अमिताभ ठाकुर को, और इस मामले में अन्य कई तथ्य हैं जिन प्रत्याशियों को पुलिस चौकी में, थाने में बैठाया गया, वह भी तथ्य हैं, हमारा भी तथ्य है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के सरकारी मोबाइल पर 945441 वाले पर हमने व्हाट्सएप किया, हमने कमिश्नर को भी व्हाट्सएप किया कि हमें पर्चा नहीं मिल रहा है, इस तरह से 2 दिन नुकसान हुआ। हम भैया क्या हैं, कोई पशु वशु हैं? अरे सम्मानित इंसान है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और आपने ऐसे ही किया। जो आपके काउंटर तक पहुंच गया उसे भी नहीं किया। कई लोगों ने ट्रेजरी चालान जमा करके और वह लोग जा रहे हैं। आज उनसे हमारी कई लोगों से बातचीत हुई है, वह लोग भी हताश निराश होकर के जा रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। लड़ने दीजिए, क्या बिगाड़ लें? कोई 10-5 पाएगा, कोई 100-200 पाएगा, कोई 1000-500। हाँ, अगर नहीं लड़ने देंगे तो आपका नुकसान होगा। सभी को लड़ने देना चाहिए। तो दोस्तों, इन लोगों ने एनी हाउ चाहे जैसे हो पर्चा निरस्त करना है, बैठाना है, दबाव बनाना है, डराना और धमकाना है, ऐसा करके इन लोगों ने किया। हालांकि मेरे पास तो अभी किसी का नहीं आया और नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस धातु का कौन बना है। तो दोस्तों, यह रहा आज का हमारा वीडियो। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नियम कानून सभी के साथ बराबर व्यवहार करेगा और संविधान सभी पर अधिरोपित होता है, लेकिन क्या हुजूर के साथ भी इस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, देखना बाकी है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।